द हिंदू हम स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कोल से रिलेटेड। आर्टिकल एक आया है कि कोल में किस तरह से इंडिया का नेशनलाइजेशन हुआ और एंथ्रेसाइट नेशनलाइजेशन हुआ और कैसे एंथ्रेसाइट जो कोल है वो बेस्ट कोल माना जाता है और हमारा इंडिया कोल के ऊपर डिपेंडेंट क्यों है। आज का फ्रंट पेज के कुछ आर्टिकल देख लेते हैं। देखो क्या हुआ है, कुछ अपोजिशन के मेंबर्स को एप्पल के द्वारा मैसेज भेजा गया है कि आपके मोबाइल पर साइबर अटैक हो रहे हैं और ये अटैक स्टेट स्पॉन्सर्ड है। स्टेट स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है स्टेट के द्वारा आपकी स्नूपिंग की जा रही है, आपकी इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है। तो इससे गवर्नमेंट का कहना है कि इस पर हम संज्ञान लेंगे और देखेंगे कि कैसे इस इशू को रिजॉल्व किया जा सकता है। मे बी ये आरोप भी हो सकते हैं और इस तरह से किसी भी चीज़ पर यकीन नहीं किया जा सकता। दूसरा आर्टिकल रिलेटेड है गवर्नर के रोल से रिलेटेड। देखो हम लोग जानते हैं आए दिन क्या होता है, गवर्नर और स्टेट एग्जीक्यूटिव जो मेन स्टेट एग्जीक्यूटिव होते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, उनके बीच में आए दिन क्राइसिस देखने को मिलता है। देखो गवर्नर जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो यूनिटरी वाइसनेस प्रोड्यूस करता है। देखो यूनिटरी वाइसनेस क्या होता है, यूनिटरी वाइसनेस का मतलब है कि यूनिटरी लाता है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में। देखो पहले गवर्नर का रोल नहीं था। गवर्नर का रोल जब इंट्रोड्यूस हुआ हमारे इंडिया में, आज़ाद भारत में, तो इसका मेन पर्पस था जो हमारे ऐसे स्टेट हैं जो टेंडेंसी रखते हैं हमारे स्टेट से अलग होने की, जिसे सेसेस्टिनिस्ट टेंडेंसी बोलते हैं। ये टेंडेंसी की वजह से क्या होता, बहुत सारे स्टेट हमारे इंडिया से रिमूव हो सकते थे और अदर स्टेट में जाकर मिल सकते थे। तो इसलिए गवर्नर का रोल इम्पॉर्टेंट है। गवर्नर का रोल हमारे कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। ये कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्यों आया है, इसका रीज़न है कि हम इससे यूनिटरी सिस्टम प्रोड्यूस करते हैं। यूनिटरी सिस्टम क्या होता है कि सेंट्रल का दबदबा रहता है स्टेट के ऊपर कि हाँ स्टेट क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हैं जिससे स्टेट में क्राइसिस इमर्ज हो सकता है, दंगे इमर्ज हो सकते हैं। तो गवर्नर का रोल देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। मगर अदर चीज़ें क्या है कि आए दिन जो एग्जीक्यूटिव का फंक्शन है, मतलब जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, मान लो इलेक्टेड गवर्नमेंट तमिलनाडु की है, अब ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। अब इस गवर्नमेंट में आए दिन आप उसके बिल को रोक देना या उसके अपोजिशन में कुछ बोल देना, तो इस तरह से ये जो क्राइसिस इमर्ज होते हैं ये बहुत ज़्यादा घातक है। देखो मैं कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक ARC रिपोर्ट आई थी सॉरी ARC रिपोर्ट आई 1966 में। इस ARC रिपोर्ट में क्या कहा गया, ARC रिपोर्ट क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन रिपोर्ट। ये ARC रिपोर्ट में जो हेड की गई थी मोरारजी देसाई के द्वारा, मोरारजी देसाई के द्वारा, और उसके बाद इसे हेड किया गया के हनुमंथा के द्वारा। ठीक है, तो इसने क्या किया, ARC रिपोर्ट ने सेंटर और स्टेट के कॉन्सेप्ट को एग्जामिन किया। सेंटर और स्टेट जो रिलेशन है इसमें जो कन्फ्लिक्ट बना रहता है, इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। तो इसने बताया कि गवर्नर का जो रोल है वो स्टेट के साथ मिलके उसे अपॉइंट किया जाना चाहिए। देखो क्या होता है, आज जो सेंटर अपॉइंट करती है गवर्नर को, तो वो स्टेट से कुछ भी कंसल्ट नहीं करती है। मतलब यहाँ के चीफ मिनिस्टर के द्वारा कुछ भी कंसल्ट नहीं किया जाता। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि आप जब भी कोई गवर्नर अपॉइंट करें किसी स्टेट में तो सेंटर को स्टेट से कंसल्ट करना चाहिए। इसके बाद राजमन्नार कमेटी आई 1969 में, उसने भी गवर्नर से रिलेटेड बहुत बात कही कि कहा स्टेट को ऑटोनॉमी होना चाहिए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट कमेटी आई सरकारिया कमेटी। आप सरकारिया कमेटी का नाम जरूर पढ़ते होंगे जब आप
ये क्या कहते हैं पॉलिटी पढ़ते होंगे, तो सरकारिया कमीशन 1983 में आया। अब ये डेट भी याद रखना, कभी कभी यूपीएससी के द्वारा क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। तो 1985 में इसने कहा, इसने कुछ गवर्नर से रिलेटेड रिकमेंडेशन दी। इसने कहा कि जो गवर्नर होना चाहिए वो अदर स्टेट का होना चाहिए, ठीक है, और वो पब्लिक लाइफ में एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, पब्लिक लाइफ में एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। दो बात और बातें भी इसके द्वारा बताई गई कि गवर्नर को जो अपॉइंट किया जाना चाहिए वो सीएम की कंसल्टेशन से किया जाना चाहिए। तो इस तरह से गवर्नर का रोल होना चाहिए। तो आज जो क्राइसिस इमर्ज हो रहा है, इस क्राइसिस इमर्ज होने के पीछे वन ऑफ द मेन रीज़न क्या बताया जा रहा है कि आप स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट नहीं कर रहे हैं और अपना यूनिटरी वाइसनेस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब गवर्नर की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दखल दिया जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया था कई बार। अगला आर्टिकल रिलेटेड है महसा आमनी अवॉर्डेड यूरोपियन यूनियन ह्यूमन राइट प्राइज। देखो महसा आमनी जो हैं ये ईरान की एक एक्टिविस्ट थी, कुर्दिश ईरानियन विमेन थी, जिन्होंने जो हिजाब हेड स्कर्फ लॉ था उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए थे और उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी। ये 22 साल की थी। इसके लिए यूरोपियन यूनियन ने इन्हें अवार्ड दिया। तो ये जो कंजर्वेटिव इस्लामिक थियोक्रेसी है इसका अपोज कर रही थी और यूरोपियन यूनियन में जो ह्यूमन राइट को जो प्रोटेक्ट किया जाता है उसका भी सपोर्ट कर रही थी। तो इसके बाद हेड स्कार्फ लॉ के अगेंस्ट में क्या किया गया, एक थीम निकल कर आई और स्लोगन चैंट हुए जिसको वुमेन लाइफ एंड लिबर्टी कहा गया। ठीक है, वुमेन लाइफ एंड लिबर्टी कहा गया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अदर लोगों को भी ये आर्टिकल मिले जैसे बिल्मा नूनेस दी एस्कोरिया, रोमन कैथोलिक बिशप रोनाल्डो एल्वेरोज, ठीक है, इनको अवार्ड मिले। डिफेंस ऑफ ह्यूमन निकारगुआ के ये लोग थे, इनको अवार्ड मिले। ट्रियो ऑफ विमेन, विमेन का एक ट्रियो था जो पोलैंड, एल सल्वाडोर और यूनाइटेड स्टेट लीडिंग फॉर फ्री सेफ एंड लीगल अबॉर्शन के लिए जो लोग लड़े। मतलब हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि यूरोपियन यूनियन का जो अवार्ड है ये ऑल ओवर वर्ड दिया जाता है। ऐसा नहीं है केवल यूरोपियन यूनियन को दिया जाता है। यहाँ मेन चीज़ बताने की ये है कि यूरोपियन यूनियन ह्यूमन राइट अवार्ड वर्ल्ड की कई कंट्रियों को दिया जाता है। ये सब आप याद रखना, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सोवियत में एक डिसेंटर थे। देखो आप जानते हैं सोवियत यूनियन एक कम्युनिस्ट रिजीम है। अब कम्युनिस्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि बहुत सी चीज़ों में डाइल्यूशन आ गया है और वर्ल्ड के साथ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन किया गया है सोवियत संघ के द्वारा। मगर सोवियत संघ तो 1991 के बाद ही उसके बाद अलग हो गया। अब रसिया कह सकते हैं हम। तो रसिया के द्वारा बहुत कोऑर्डिनेशन किया जाता है इंडिविजुअल स्फीयर पे और ग्रुप स्फीयर पे। तो ये बताया गया जो एंड्रे सखारोव थे इनको भी अवार्ड दिया गया है और सखारोव को पहले भी 1989 में नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अगला आर्टिकल रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से है। देखो मैं आर्टिकल डिस्कस करने से पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ, हमारे यहाँ रिसर्च करने के बाद आर्टिकल को डिस्कस किया जाता है। कोई भी आर्टिकल छोड़ा नहीं जाता है, देर सवेर वो आर्टिकल हमारे आता ही आता है। तो आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि हम जो है उसको और क्वालिटी के प्रोडक्ट ला सकें, ठीक है। तो अगला आर्टिकल रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से रिलेटेड है। देखो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम क्या है। देखो ये एक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मेट्रो टाइप कॉन्सेप्ट है, मगर मेट्रो के एक्सपेंशन की वजह से इसे अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। इसे दूसरे नाम नमो भारत से भी जाना जाएगा। देखो यूपीएससी दूसरे नाम को बहुत लाइक करती है, तो आप अदर नेम जरूर याद रखना, नमो भारत। ये जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है इसे नमो भारत के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी में इंट्रोड्यूस किया गया है। फर्स्ट इस फेज़ इसका जो है दिल्ली, गाज़ियाबाद, मेरठ के लिए इनाग्रेट किया गया। इसकी स्पीड जो है 180 किलोमीटर पर आवर होगी और इंडियन रेलवे इसे 98 से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही है, मगर रेल के एक्सपेंशन, मेट्रो के एक्सपेंशन की वजह से इसे इंट्रोड्यूस नहीं कर पाई। अगला आर्टिकल कोल से रिलेटेड है। देखो कोल जो कोल हमारा कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कोल का कॉन्सेप्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोल से रिलेटेड अक्सर आर्टिकल
न्यूज़पेपर में आते रहते हैं कि कभी दिखाएगा कि कोल के फील्ड में बहुत एक्सपेंशन हुआ है, इंडिया को इंपोर्ट करने की ज़रूरत है, प्राइवेट सेक्टर को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। तो कोल के बेसिक्स आपके क्लियर होना चाहिए। तो कोल के कुछ बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं हम, जो बहुत इंपॉर्टेंट। देखो कोल कैसे ओरिजिनेट होता है। देखो कोल जो ओरिजिनेट होता है वो सेडिमेंट्री सिस्टम होता है। सेडिमेंट्री सिस्टम क्या होता है? कोल जो है सेडिमेंट से बनता है। बहुत सारे सेडिमेंट हमारे ज़मीन के अंदर जाते रहते हैं, फॉसिल, जैसे पेड़ का फॉसिल, ह्यूमन स्केलेटन का फॉसिल, एनिमल का फॉसिल, और ये कई साल तक कंप्रेस होते हैं, हीट होते हैं, इसमें प्रेशर आता है। तो इस प्रोसेस को सेडिमेंट्री प्रोसेस कहते हैं। इसके बाद सेंचुरी कंप्लीट होने के बाद कहीं कोल की फॉर्मेशन होती है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोल को, दो टाइप से कोल को क्लासीफाई किया जाता है। एक तो कार्बन के बेसिस पर कर सकते हैं, कितना कार्बन कंटेंट पाया जाता है। दूसरा हम कर सकते हैं टाइम पीरियड के बेसिस पर, ठीक है। तो कोल जो क्लासीफाई किया जाता है वो मेनली कार्बन के बेसिस पे किया जाता है। और कार्बन के बेसिस पे कोल जो है वो 3 टाइप का होता है, ठीक है। तो पहला टाइप का जो कोल होता है उसे हम एंथ्रेसाइड कोल कहते हैं, ठीक है। एंथ्रेसाइड कोल में क्या होता है, 80 से 90% कार्बन कंटेंट पाया जाता है, ठीक है। 80 से 90% कार्बन कंटेंट पाया जाता है और ये बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है, ठीक है। आप इतनी बात याद रख लीजिए, एंथ्रेसाइड जो है वो बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है और ये 80 से 90% तक इसमें कार्बन कंटेंट पाया जाता है। आपको ये चीज़ याद रखना है। ये जो है कोल इग्नाइट स्लो करता है, मगर इसकी फ्लेम जो होती है बहुत हार्ड होती है और ये इंडिया में बहुत कम पाया जाता है, ओनली जम्मू एंड कश्मीर में बहुत स्मॉल क्वांटिटी में। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया एंथ्रेसाइड कोल जो है वो बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है। 80 से 90% कार्बन कंटेंट पाया जाता है, इग्नाइटेड स्लो होता है, इसकी हीट बहुत तेज होती है, ये स्मॉल क्वांटिटी में जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। दूसरा कोल जो है वो बिटुमिनस कोल है। बिटुमिनस कोल जो होता है इन कंपेरिजन टू एंथ्रेसाइड लो होता है। लो का मतलब है इसमें कार्बन कंटेंट 60 to 80% ही पाया जाता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें मॉइस्चर कंटेंट इन कंपैरिजन टू एंथ्रेसाइड ज़्यादा होता है। ये मेनली झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मतलब जो हमारा ईस्टर्न साइड है, जो हमारा ये एक प्लेट्यू है, वहाँ पर ये चीज़ पाई जाती है मेनली। छोटा नागपुर प्लेट्यू बोलते हैं इसे, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है, यहाँ पर ये चीज़ पाई जाती है, ठीक है। अगला लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है वो 40 से 50% कार्बन कंटेंट होता है। इसमें हाई मॉइस्चर होता है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, बहुत लो क्वालिटी का होता है। ये मेनली राजस्थान, आसाम और तमिलनाडु के कुछ हैं। पीट तो क्या है, फर्स्ट स्टेज होती है कोल की, जो बोर्ड से कोल में कन्वर्ट होता है। तो पीट तो सबसे बेकार क्वालिटी का कोल होता है, ठीक है। अब नेशनलाइजेशन ऑफ कोल के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जब इनिशियली कोल की इंडस्ट्री आई तो प्राइवेट कंपनी के पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी, इतना प्रोडक्शन की पावर नहीं थी कि वो स्टील इंडस्ट्री को कोल दे पाए। तो इसलिए क्या किया गया, फर्स्ट टाइम कोल जो है झरिया से कोल फील्ड से निकाला गया और ये इसका धीरे धीरे 1971 और 1973 तक 2 फेज में कोल का नेशनलाइजेशन हुआ। देखो आप, कोकिंग कोल माइन इमरजेंसी एक्ट 1971 आया, जिसमें कोकिंग कोल को मैनेज किया गया। फिर एक 1972 में एक्ट आया। तो इस तरह से भारत ने 1971 और 72 के करीब कोल का नेशनलाइजेशन किया। नेशनलाइजेशन के बाद क्या हुआ, इंडियन इंडस्ट्री ने 1991 जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन का दौर चला, तो उस टाइम पर क्या हुआ, 1993 में हमारे प्राइवेट कंपनी को कोल की कमी पड़ गई। अब कोल जो है गवर्नमेंट ओन्ड था, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा लाइसेंस राज की तरह सिस्टम आया था। आप कोल को पाने के लिए प्राइवेट कंपनियों को गवर्नमेंट के ऑफिसर से बिजनेस करना पड़ता था, मतलब उनको करप्शन देना पड़ता था, पैसा देना पड़ता था। तो इस
फील्ड में रिफॉर्म लाने के लिए क्या किया गया, 2003 में इस सेक्टर में बहुत सारी चीज़ों पर एनालिसिस किया गया। देखो ओवरऑल क्या है, अगर आप देखोगे डिमांड सप्लाई गैप बढ़ता चला गया, मतलब प्राइवेट सेक्टर के आने की वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी कोल की। अब जब बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने लगेगी तो उस फील्ड में क्या होगा कि गवर्नमेंट क्या करेगी, बाहर से बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस करने लगी। तो आप इतना याद रखना, जब कोल जो है बाहर से बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस होने लगा तो उस केस में क्या हुआ कि कोल को इंपोर्ट बिल हमारे बढ़ने लगे, हमारे फॉरेन रिजर्व पे जोर आने लगा। उस केस में क्या किया गया, प्राइवेटाइजेशन दिया कहा गया, और 2015 में फर्स्ट टाइम कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन किया गया, और 2018 आते आते बहुत सारी प्राइवेट फर्म को कोल की अनुमति दे दी गई। देखो यहाँ एक चीज़ मैंने डिस्कस नहीं की, शुरू में जब कोल प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हुआ 1993 में, तो कैप्टिव कंजम्पशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। आप ये याद रखना, कैप्टिव कंजम्पशन। इसमें क्या था कि प्राइवेट जो कंपनी के ओनर थे वो केवल अपने काम के लिए कोल को यूज़ कर सकते थे, उसके बाद उसे सेल नहीं कर सकते थे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, 2018 आते आते कोल का कंजम्पशन बढ़ता चला गया और कोल को प्राइवेट इंडस्ट्री को कहा गया कि आप अपने कंजम्पशन में तो यूज़ करिए ही करिए, मगर इसके बाद क्या कीजिए कि आप कोल को उसको बेच दीजिए, आपको बेच देने की भी इजाज़त मिली। देखो यहाँ पर एक चीज़ जान लीजिए, जो मैक्सिमम क्रोनोलॉजी आप जान लीजिए, मैक्सिमम कोल जो सबसे ज़्यादा होता है वो झारखंड में होता है, फिर उड़ीसा में होता है, फिर छत्तीसगढ़ में होता है, देन वेस्ट बंगाल में होता है, देन मध्य प्रदेश में होता है। आप ये चीज़ अच्छे से जान लेना। जो मिलियन टन में होता है, झारखंड में कोल जो है अप्रॉक्स 152 मिलियन टन कोल होता है। मतलब झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का नाम आपको याद ही रखना है। ठीक है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ जो न्यूज़पेपर में आए हुए थे, बहुत सारे न्यूज़पेपर से ये कटिंग मेरे द्वारा निकाली गई है। तो पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 292। देखो आर्टिकल 275 का आपने नाम सुना होगा, 275। आर्टिकल 275 क्या करती है, सेंटर के द्वारा कुछ स्टेट्स को ग्रांट दी जाती है। कुछ स्टेट जो होते हैं उनको ग्रांट दी जाती है कि उनको बताया जाता है कि हम इसमें स्टैट्यूटरी ग्रांट भी दे सकते हैं और अपनी विल से भी ग्रांट दे सकते हैं। तो ये ग्रांट का कॉन्सेप्ट है। मगर आर्टिकल 292 क्या करता है, आर्टिकल 292 कहता है बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो क्या करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरोइंग करता है। अब बोरोइंग कैसे की जाती है, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ही बोरो कर ले, आरबीआई से बोरो कर सकता है, प्राइवेट फर्म से बोरो कर सकता है, पब्लिक से बोरो कर सकता है सिक्योरिटी इशू करके। मगर एक केस में क्या है, विदेश से बोरो किया जाता है, फॉरेन से। तो फॉरेन से बोरो करने के लिए जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी हैं वो लगाई जाती हैं। तो आर्टिकल 292 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोरोइंग का कॉन्सेप्ट अक्सर न्यूज़ में रहता है। अक्सर आप न्यूज़ देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट फॉरेन से बोरो नहीं कर सकती, फॉरेन से बोरो करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल की परमिशन लेना पड़ेगी। बहुत सारे आर्टिकल हैं। तो आर्टिकल 293 क्या है, देखो आर्टिकल 293 बात करता है बोरोइंग ऑफ स्टेट्स। स्टेट कैसे बोरो कर सकते हैं, सेंटर की किस केस में परमिशन चाहिए, तो ये आर्टिकल 294 के बारे में बातें बताई गई हैं। आपने अक्सर फाइनेंस कमीशन का बहुत ज़्यादा चर्चा सुना होगा। देखो फाइनेंस कमीशन क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका आर्टिकल 280 में जिक्र है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, फाइनेंस कमीशन में हर चीज़ आपको याद होगी मगर ये चीज़ याद नहीं होगी, फाइनेंस कमीशन एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। मतलब ये क्वासी जुडिशियल बॉडी का मतलब हो गया ये कहीं कहीं संज्ञान लेती है कि कौन सी चीज़ किसको देना चाहिए, मतलब जजमेंट सुनाया जाता है एज अ सिविल कोर्ट की तरह। फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट की जाती है। आप याद रखना, फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा हर 5 साल में। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है एवरी 5 ईयर, मगर ये कभी कभी ज़रूरत होती है तो देर तक भी चलती है, 5 से 7 साल तक भी हो सकता है, और कभी कभी इसका टर्म घटाया भी जा सकता है और कभी कभी इसको फाइनेंस कमीशन को बनाया भी नहीं जाता। तो आप ये याद रखना, मैंडेटरी नहीं है कि 5 साल में आपको करना ही करना है। तो आज के ये हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए। आपको कोई प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम चैनल आप हमारा सर्च कीजिए, हमारे नाम से आपको फ्रंट पे मिल जाएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है गाइडेंस से रिलेटेड, आपको
कुछ बात करनी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, मेल आईडी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और दूसरा, आप टेलीग्राम पे कह सकते हैं सर मुझे आप डीएम करिए, मैं आपसे आपकी हेल्प चाहता हूँ। थैंक यू।